सोशल जस्टिस एंड सेकुलर यूनिटी कारवां लेकर के हम लोग निकले हैं। नीतीश जी आए हैं जरूर समाजवादी विचारधारा से, उसी उसी बैकग्राउंड के हैं वो, लेकिन उससे कंप्रोमाइज करके सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए आरएसएस की गोद में जाकर बैठे हुए हैं और मुसलमानों को भला करेंगे, वो कैसे कर सकते हैं? वो आरएसएस जो मुसलमानों को इस देश का नागरिक भी मानने को तैयार नहीं है, उसके हाथ को मजबूत कर रहे हैं आप, अपने कंधे पर बिठा करके उसको आप यहाँ मजबूत कर रहे हैं, उसकी जड़ों को। दत्तात्रेय होसबोले साहब जो आरएसएस के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था और खुलेआम उन्होंने ये कहा था कि संविधान से इन दोनों शब्दों को निकाल देना चाहिए। न सोशलिज्म का शब्द उसमें रहना चाहिए और न सेकुलरिज्म का शब्द रहना चाहिए। मदरसा बोर्ड की हालत खराब है। मदरसा बोर्ड की हालत खराब यह है कि मदरसों में लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है, टीचर्स को। ये हालत बन के रह गई है। कौन सा ऐसा काम मुसलमानों के लिए किया उन्होंने इसकी बुनियाद पर आप कह सके? बिहार में जिस तरह की दशा थी जब उन्होंने 90 में लिया था सत्ता अपने हाथ में, बागडोर सत्ता की संभाली थी, उससे पहले क्या था बिहार का हाल? सांप्रदायिक दंगे होते थे हर जगह। भागलपुर का दंगा देखा था आपने, उससे पहले का दंगा देखा था आपने। और उसको रोकने का जो संकल्प था, दृढ़ संकल्प उनके पास, जाहिर है किसी के पास नहीं है। सच्चाई ये है कि आज पार्लियामेंट में सत्तारूढ़ जो पार्टी है या जो जो उनके गठबंधन है, उसमें एक मुस्लिम एमपी नहीं है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। दिल्ली से दानिश्वरों का, इंटेलेक्चुअल्स का, बुद्धिजीवियों का एक कारवां लेकर हम लोग बिहार का दौरा करने निकले हैं। उसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मैं प्रोफेसर अनवर पाशा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ आरजेडी का। हमारे साथ बैठे हुए हमारे प्रोफेसर बादशाह आलम साहब, ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, आप भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं ख्वाजा अनवर खुसरो साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट के, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ वहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं जनाब एम ए अख्तर साहब। हम सब लोग बिहार के दौरे पर इसलिए निकले हैं, ये कारवां लेकर इसलिए निकले हैं। कारवां का नाम आपको मालूम होगा कि कारवां है ये समाजी इंसाफ और सेकुलर इत्तेहाद कारवां, सोशल जस्टिस एंड सेकुलर यूनिटी कारवां लेकर के हम लोग निकले हैं। और इस कारवां का बुनियादी मकसद ये है कि बिहार में आने वाला जो इलेक्शन है विधानसभा का, उस इलेक्शन के पेश नज़र जो सेकुलर फोर्सेस हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जो सेकुलर फोर्सेस हैं, उन सबको एक करना, उन सब के बीच में यूनिटी कायम करना, उनसे संवाद करना, उनसे डायलॉग करना, ये हमारा बुनियादी मकसद है, ताकि एक वोट भी इधर उधर ना हो और सेकुलर कुव्वतों के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ एक एक वोट इंडिया गठबंधन को मिले। सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म ये दो ऐसे हमारे सिद्धांत हैं, उसूल हैं, जिस पर हमारी पार्टी कायम है आरजेडी। और इन्हीं उसूलों को मजबूत करने के लिए हम हर जिले का दौरा कर रहे हैं, वहाँ जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के लोगों से मिल रहे हैं, दलित और पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं और एक यूनिटी बना करके बिहार की फ़िज़ा में जो इस वक्त इलेक्शन का माहौल है, आपने देखा होगा कि आवाम के जो अधिकार हैं, आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, जो उनके संवैधानिक अधिकार हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। एसआईआर की शक्ल में आपने देखा किस तरह से गरीब आवाम के जो वोटर्स राइट हैं उनके, उसको छीनने की कोशिश हो रही है। किस तरह से बिहार में पलायन की एक बड़ी समस्या है, रोज़गार नहीं है, बड़े पैमाने पर यहाँ से पलायन होता है, रोज़गार के अवसर नहीं हैं, तो बेरोज़गारी है चरम पे। उसी तरह से नौकरियाँ जो खाली पड़ी हुई पद हैं, जगहें खाली पड़ी हुई हैं, वो सब भरी नहीं जा रही हैं। एक बड़ी संख्या में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो बेरोज़गार हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी और ये हमारा बुनियादी मकसद है। साथ ही साथ हमारा ये भी मकसद है कि बिहार 20 वर्षों से जिस तरह की समस्याओं से जूझता रहा है, आज बिहार की स्थिति ये है कि 20 वर्षों की हुकूमत, जिसको डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, उस हुकूमत के रहते हुए एक ऐसी फ़िज़ा बन गई है जहाँ माइग्रेशन, बेरोज़गारी, पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, बेरोज़गारी चरम पर है, माइग्रेशन चरम पर है, हत्याएँ चरम पर हैं, अपराध चरम पर है। इस तरह की स्थिति बनकर रह गई है। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए और आने वाले इलेक्शन में बुद्धिजीवियों का क्या रोल होना चाहिए, समाज के हर तबके के साथ किस तरह से उनका संवाद होना चाहिए, ताकि जो सेकुलर फोर्सेस हैं, सोशल जस्टिस की फोर्सेस हैं, वो मजबूत हों और इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, ताकि एक बदलाव हो बिहार में। और बदलाव इसलिए ज़रूरी है कि तमाम जो आकांक्षाएं हैं, युवाओं की आकांक्षाएं, जो महिलाओं की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया अब तक। हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास भविष्य का एक रोड मैप है। उन्होंने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और समाज में एक सौहार्द पैदा करने के लिए एक तरह का संकल्प है उनका
हम लोग उस संकल्प को मजबूत करने के लिए आए हैं और उसी उद्देश्य से हम लोग अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में हम 22 जिलों का दौरा कर रहे हैं। ये यहाँ हम लोग 10वां जिला है मुजफ्फरपुर, जहाँ हम आज बैठे हुए हैं। कल हमने यहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग की, एक बहुत बड़ा संवाद हुआ यहाँ सर्किट हाउस में ही, और लगभग 300-350 लोग यहाँ मौजूद थे। उनके साथ हम लोगों ने अपने आइडियाज़, अपने विचार को शेयर किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और सब लोगों में एक जोश है कि एक बदलाव हम करेंगे, एक बेहतर दिशा में बिहार को ले जाएंगे। और बिहार का ये इलेक्शन सिर्फ बिहार के भविष्य को तय नहीं करेगा, बल्कि ये इलेक्शन पूरे भारत के भविष्य को तय करेगा। इसलिए हमें पूरी ताकत लगानी है कि हम देश को सामाजिक न्याय और सेकुलर जो एकता की राह है उस पर ले जा सकें और मजबूत कर सकें। सेकुलरिज्म की बात आप कर रहे हैं, देश को सेकुलर कहा ही जाता है भारत, तो किस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं कि सेकुलर को क्या होना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि देश हमारा सेकुलर है, सेकुलर संविधान पर चलता है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चलता है। उसके दो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो है सोशलिज्म, सामाजिक न्याय, सोशलिज्म, समानता, और दूसरा है सेकुलरिज्म। आपने देखा होगा अभी 1-2 महीने पहले दत्तात्रेय होसबोले साहब, जो आरएसएस के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था और खुलेआम उन्होंने ये कहा था कि संविधान से इन दोनों शब्दों को निकाल देना चाहिए। न सोशलिज्म का शब्द उसमें रहना चाहिए और न सेकुलरिज्म का शब्द रहना चाहिए। यानी वो न तो सोशलिज्म में विश्वास रखते हैं और न वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है और हम ये चाहते हैं कि हमारा देश सबों का देश है। जो भी यहाँ रहता है उन सब का देश है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबों का समान अधिकार है और ये संविधान हमें वो देता है। इसलिए हमें उसकी रक्षा भी करनी है और सेकुलर आइडियाज़ पर भारत को अग्रसर करना है, विकास की ओर ले जाना है। ये हमारा उद्देश्य है। सत्ता पक्ष के जो माइनॉरिटी सेल के जो लीडर हैं, उनका यह कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हुए अक़लियतों के लिए जितना काम किया, उतना आज तक काम नहीं किया गया। आज अगर देखें बेरोजगारी है बिहार में या नहीं है ना? चरम पर है बेरोजगारी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरसीबी की रिपोर्ट कहती है। क्राइम की रिपोर्ट जो आप देखें अगर आप, तो बिहार सबसे 1 पर है, नंबर 1 पर है क्राइम में, हत्या में, बेरोजगारी में, पलायन में। कौन कर रहा है पलायन? बेरोजगार कौन है? मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी पीड़ित हैं। क्या किया मुसलमानों के लिए उन्होंने? कौन कौन से काम ऐसे मुसलमानों के लिए किए उन्होंने? आरएसएस की गोद में जाकर बैठे हुए हैं और मुसलमानों को भला करेंगे? वो भला कैसे कर सकते हैं? वो आरएसएस जो मुसलमानों को इस देश का नागरिक भी मानने को तैयार नहीं है, उसके हाथ को मजबूत कर रहे हैं आप, अपने कंधे पर बिठा करके उसको आप यहाँ मजबूत कर रहे हैं, उसकी जड़ों को आप ये हित कर रहे हैं, आप मुसलमानों का हित कर रहे हैं। आप कौन सा काम किया है? उर्दू अकेडमी पड़ी हुई है डिफंक्ट, 10 वर्षों से वहाँ सेक्रेटरी तक नहीं है। शमसुल मदरसा, जो शमसुल मदरसा, उस मदरसे में 37 टीचर्स थे, 37 वहाँ उलमा थे, आलिम थे। इस वक्त 3 बच गए हैं, सिर्फ 3 रह गए वहाँ। ये कौन सी खिदमत है मुसलमानों की? मदरसा बोर्ड की हालत खराब है। मदरसा बोर्ड की हालत खराब यह है कि मदरसों में लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है, टीचर्स को। ये हालत बन के रह गई है। कौन सा ऐसा काम मुसलमानों के लिए किया उन्होंने जिसकी बुनियाद पर आप कह सके? लालू प्रसाद यादव जी ने इस पूरे बिहार में जिस तरह की दशा थी, जब उन्होंने 90 में लिया था सत्ता अपने हाथ में, बागडोर सत्ता की संभाली थी, उससे पहले क्या था बिहार का हाल? सांप्रदायिक दंगे होते थे हर जगह। भागलपुर का दंगा देखा था आपने, उससे पहले का दंगा देखा था आपने। और उसको रोकने का जो संकल्प था, दृढ़ संकल्प उनके पास, जाहिर है किसी के पास नहीं है। नीतीश जी आए हैं जरूर समाजवादी विचारधारा से, उसी बैकग्राउंड के हैं वो, लेकिन उससे कंप्रोमाइज करके सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, सीएम बनने के रहने के लिए वो जाकर के गोद में बैठ गए आरएसएस के। और उसकी मिसाल मैं आपको दूं, मुसलमानों की कितने हितैषी है, सिर्फ एक मिसाल आप रखिए। वक्फ बोर्ड पर वक्फ बिल जो आया पार्लियामेंट में, वक्फ बिल क्या है? मुसलमानों की दान की हुई अपनी जमीनें हैं, उसको छीनने की कोशिश हो रही है, हड़पने की कोशिश हो रही है। और उसको जिस तरह से पार्लियामेंट में, संसद में जेडीयू के नेताओं ने जिस तरह से उस बिल के सपोर्ट में बातें की, बीजेपी से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के उन्होंने उस बिल को सपोर्ट किया। ये हितैषी है मुसलमानों के। एक सवाल और उठता है इसमें, ये आप कह रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा तमाम समाज को लेकर चलने की बात है, लेकिन आरजेडी एमओआई समीकरण से उबर नहीं रही है। एमओआई समीकरण का एक ठप्पा लग गया है, मुस्लिम यादवों की पार्टी बन करके रह गई है। तमाम राजनीतिक जो दल हैं सत्ता पक्ष के, वो सब इस बात को कहते हैं। हमारी पार्टी आरजेडी बिहार की नंबर 1 की पार्टी है। हमारे मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी नहीं है, सभी नंबर 2, 3 पर ही सारी पार्टियां। हम नंबर 1 पार्टी आज भी बने हुए हैं और 20 वर्षों से सत्ता से अलग रहने के बावजूद हम नंबर 1 की पार्टी बने हुए। कुछ तो है हमारी विचारधारा में। 20 वर्षों से सत्ता से अलग रह करके सबसे ज्यादा वोट शेयर हमारी पार्टी का है। अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, भले ही हमें कम सीटें मिली,
लेकिन वोट शेयर अगर आप देखें तो वोट शेयर में हम नंबर 1 पर हैं। तमाम सर्वे ये कह रहे हैं कि हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं और सबसे ज्यादा उन्हीं के हक में लोग हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। ये क्या दर्शाता है? क्या हम सिर्फ एमओआई का समीकरण रख करके ये लोकप्रियता हमारी है क्या? हर सेक्शन को हमने साथ में रखा हुआ है। हर सेक्शन के जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं, धर्मनिरपेक्षता माइंडेड जहन रखने वाले मानसिकता के जो लोग हैं, जो सोशल जस्टिस में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हर समुदाय में हैं, हर कम्युनिटी में, हर कास्ट में, हम उन सबको लेकर चलना चाहते हैं। सेकुलरिज्म किसी एक पार्टी की ब्रांड नहीं है। बीजेपी सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन बाकी तमाम जो अवाम है वो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। हम उन सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तभी नंबर 1 की पार्टी है। आपका जो अभियान चल रहा है वो कब तक चलेगी? ये हमारा 20 तक का अभियान हमारा है और 21 तारीख को हम पटना में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में एक बड़ा जलसा कर रहे हैं, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी मुद्दे पर, और वहां से भी हम पैगाम देंगे पूरे बिहार की जनता को। और उसके बाद हम दूसरे फेज का कारवां लेकर बिहार के दूसरे जिला में भी जाएंगे और हमारा ये अभियान चलता रहेगा, इलेक्शन के जमाने में भी चलता रहेगा और जनता को हम जागरूक करते रहेंगे, उनके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल सर, अक़लियत की बात करते हैं, अक़लियत को जोड़ने की बात करते हैं, जिस तरह से 18% मुस्लिम समाज आते हैं, उस तरह से भागीदारी सही तरह मिलती, क्या लगता है आप जिस तरह से कर रहे हैं कारवां लेकर चलें, भागीदारी मिली? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जमहूरियत में, लोकतंत्र में सबको भागीदारी मिलनी चाहिए, यह हमारे संविधान भी इस अधिकार को सुनिश्चित करता है। लेकिन ये बहुत ही एक तरह से हमारे मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे सेक्शन हमारी सोसाइटी के ऐसे हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं, खासतौर से मुसलमानों के साथ ये कहा जाता है, हम जहाँ भी जा रहे हैं ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व क्या है, इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों पैदा हो गई। मैं आपको एक बहुत रिवीलिंग फैक्ट बताता हूँ। सच्चाई ये है कि आज पार्लियामेंट में सत्तारूढ़ जो पार्टी है या जो उनके गठबंधन है उसमें एक मुस्लिम एमपी नहीं है, और ये बहुत सुनियोजित तरीके से किया गया है। बीजेपी में एक मुस्लिम एमपी नहीं है, आरजेडी में जेडीयू में एक मुस्लिम नहीं है एमपी, आपको टीडीपी में, तेलुगु देशम पार्टी में, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में एक मुस्लिम एमपी नहीं। पार्लियामेंट में ये पहली बार है भारत में कि आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी सरकार बनी है जिसमें मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आप वजीर तो छोड़िए, मिनिस्टर तो छोड़िए, एक एमपी तक नहीं है। ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? समाज में जो जहर घोला गया है भारतीय जनता पार्टी के जरिए और उनके सहयोगी पार्टियों के जरिए, उसी जहर का नतीजा है कि इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। हमें इस स्थिति से लड़ना है, हमें ये सुनिश्चित करना है कि समाज के हर तबके को उसकी नुमाइंदगी मिले, उसका प्रतिनिधित्व मिले, और मुसलमानों को भी उनका जो हक है, प्रतिनिधित्व जिस तरह से होना चाहिए पार्लियामेंट में, असेंबली में, तमाम हर सतह पर, वो उनको मिलना चाहिए। इसके हक में हम। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।